मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि उनकी राशि भी सेम है, उनका मूलांक भी सेम है, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? जो पंचांग है वो 1 मिनट के बाद चेंज होगा। क्या वेदांत जी हम कह सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग? काफी टाइम ऑफ इवेंट्स में देखा गया है कि एक व्यक्ति की सामर्थ्य में चीजें नहीं होती, फिर भी व्यक्ति के जीवन में वो घटित होती हैं। आजकल हर चीज में रेमेडीज आ गई है। क्या बिना रेमेडीज के एस्ट्रोलॉजी पॉसिबल नहीं है? जिस व्यक्ति को जो चीज सूट कर रही है वो उसके लिए बेस्ट हो जाती है। असली एस्ट्रोलॉजी कहाँ है? हम किसी भी घटना के लिए कोई प्रेडिक्शन करते हैं, अगर वो सही होती है तो उसमें पॉपुलैरिटी काफी अच्छी मिलती है कि हमने तो बताया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, और अगर हार जाती है तो हमें सिर्फ अपना वीडियो डिलीट करना होता है। क्या कुछ ऐसा है कि जो सुबह पैदा हुआ है या कुछ ऐसा है कि जो शाम को पैदा हुआ है, उन दोनों की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस रहेगा? आज से पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि पंचांग रिपीट हो, और भविष्य में भी नहीं होगा। क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि ये इंसान क्रिमिनल बन सकता है, ये इंसान टेररिस्ट बन सकता है, कि ये इंसान रेपिस्ट भी बन सकता है? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर को रियल में देखते हैं कि एक रियल एस्ट्रोलॉजर क्या होता है। आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिथ आ गए हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर कौन है। तो आज कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजी को जानने की। थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी हमने टच किया है और थोड़े से वो क्वेश्चन जो हमेशा आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमसे पूछते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर वेदांत जी, जिनसे आज बात करेंगे रिलेटेड टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट। वेदांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, थैंक यू। सर, यू बीइंग अ वेरी फेमस वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मुझे बात सिर्फ इतनी समझनी है कि एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी ब्रांचेस हैं। आज का इंसान, आज का युवा बहुत परेशान है कि असली एस्ट्रोलॉजी कहाँ है? कहाँ है असली एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष के बहुत सारे प्रारूप हैं जी। लघु पाराशरी ज्योतिष है, भृगु नीनारी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, लाल किताब ज्योतिष है, तो एस्ट्रो वास्तु है, वास्तु है, टैरो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, Which is in very much trend these days, ये yes. ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये ज्योतिष के किसी ना किसी प्रारूप से जुड़े हुए उसके अभिन्न अंग हैं, ठीक है और सभी चीज़ें अपने अपने दायरे में अच्छा कार्य भी करती हैं जी। लेकिन जो इम्पैक्ट एक ज्योतिषी कुंडली में, कुंडली चार्ट में देखने के लिए मिलता है वो उसके ग्रहों की युति, कंजंक्शन और उस व्यक्ति के सरकमटेंस से जोड़कर देखना काफ़ी ज़रूरी है। जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ज्योतिष के प्रारूपों को प्रयोग करते हैं जी, तो ये चीज़ें देखने में मिलती हैं कि कुछ लोगों को एलोपैथी मेडिसिन सूट करती है, ठीक है, कुछ लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन सूट करती है, एग्जैक्टली। कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें यूनानी मेडिसिन है, आयुर्वेद से संबंधित मेडिसिन है, वो कार्य करती हैं। और एक परिघटना ऐसी भी देखने के लिए मिलती है कि कुछ लोगों को जो हमारे धार्मिक स्थान है, सिद्धपीठ, सिद्ध जो हमारे स्थान है या कुछ संत एग्जैक्टली, यस। हैं, तो उनके द्वारा दी गई जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट प्रदान करती हैं। ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट इसमें भी ज्योतिष का बना हुआ है कि कोई भी जो शाखा है वो सही या गलत के दायरे से बहुत दूर है। जिस व्यक्ति को जो चीज़ सूट कर रही है वो उसके लिए बेस्ट हो जाती है। ठीक है। क्या वेदांत जी हम कह सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग? सब कुछ वहीं से आ रहा है? सबसे पहले जो ज्योतिष वर्ड की परिकल्पना है जी, उसकी डेफिनेशन ईश्वर से जुड़ी हुई है। ज्योतिष ईश्वर की ज्योति। एग्जैक्टली। तो जब हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, हम अपने 4 वेदों की, 18 उपनिषद की बात करते हैं, भगवत गीता की करते हैं, तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं ज्योतिष के, हमारे जीवन की घटनाओं के, वो सभी की सभी किसी न किसी घटना, कल्पना शक्ति और उनके जुड़े हुए प्रारूपों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो इसी बेस पे जो वैदिक ज्योतिष सिस्टम है वो आगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वैदिक वास्तु में एक काफ़ी बड़े लेवल पर अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। और जो अदर कंसेप्ट हैं ज्योतिष के वो भी शाखाएं किसी न किसी ऋषि मुनि की देन है, उन्होंने काफ़ी अच्छी उसमें मेहनत की है। तो सारी चीज़ें बेस्ट ही हैं उसमें। मिस्टर वेदांत, आजकल हाल फिलहाल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने वर्ल्ड कप को लेकर प्रेडिक्शंस दिए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। कुछ सच निकला, कुछ झूठ निकला। आपको लगता है कि ऐसी प्रेडिक्शंस वर्क करती हैं? अभी इसमें एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम किसी भी घटना के लिए कोई प्रेडिक्शन करते हैं, या तो वो सही होती है या गलत।
अगर वो सही होती है तो उसमें पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है कि Exactly. हमने तो बताया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, हम्म और अगर हार जाती है तो हमें सिर्फ अपना वीडियो डिलीट करना होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से देखने के लिए मिल भी रही हैं। जी हर किसी की व्यक्तिगत अपनी एक सोच है। हम्म तो ज्योतिष व्यवहारिक तौर पर यूज करने वाली चीज़ है, ना कि भविष्यवाणियों के रिगार्डिंग कार्य करना। अगर किसी की जनरल समस्या के लिए हम ज्योतिष का प्रयोग करते हैं ठीक है तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है अदरवाइज उसे डिफेम करना गलत है। ये कहीं ना कहीं डिफेम करने की तरीका है, कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी का नाम बदनाम करना चाहते हैं। जी। आपकी प्रिडिक्शन या तो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन इस चक्कर में एस्ट्रोलॉजी खराब हो जा रही है। हम्म। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लग्न इंपॉर्टेंट है, आपका मून साइन इंपॉर्टेंट है, आपका सन साइन इंपॉर्टेंट है? वैदिक ज्योतिष सिस्टम में हम्म हमारा लगन कुंडली, हम्म जन्म कुंडली, हम्म सूर्य कुंडली, हम्म ये तीनों अपने एक प्रारूप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है लगन कुंडली जो व्यक्ति के स्वभाव को, हम्म उसके बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाती है। हम्म चंद्र कुंडली जो कि उसकी मन स्थिति से संबंधित है। हम्म सूर्य कुंडली जो उसकी सोल, उसके आत्मा के पर्पज को दर्शाती है। ठीक है तीनों कुंडलियों का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। हम्म लगन कुंडली से व्यक्ति के जीवन की जो घटनाएं हैं, हम्म उसकी मैरिज कंसेप्ट है, हम्म उसका कोई भी व्यापार है, हम्म वो सारा का सारा उसके दशा सिस्टम के साथ जुड़कर सर्वाष्टक बिंदु, उसका जो ग्रह गोचर है, नक्षत्र है, ठीक है। उनके अनुरूप कार्य करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, हमारे 27 नक्षत्र जो कि फिक्स हैं, तो चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में विराजमान है, जी उस नक्षत्र के जिस चरण में विराजमान है, उसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में दशा का प्रारंभ होता है, और जितनी भी घटनाएं हैं सही या गलत, वो उसी के अनुरूप सारे जीवन, उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं। सूर्य कुंडली एक व्यक्ति की जो सोल है, व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, वो किसी ना किसी पर्पज के अनुरूप हुआ है। एग्जैक्टली व्यक्ति का एक व्यवहारिक तौर पर अगर जीवन देखा जाए तो वो सिर्फ एक किरदार के अनुरूप है। काफ़ी टाइम ऑफ इवेंट्स में देखा गया है कि एक व्यक्ति की सामर्थ्य में चीज़ें नहीं होती, फिर भी व्यक्तिगत जीवन में वो घटित होती हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए सूर्य कुंडली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है वैदिक ज्योतिष सिस्टम में। ठीक है, आउट ऑफ अगर हम बात करें चंद्र कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली के अलावा अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो उन दोनों में सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी सूर्य कुंडली। अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें, यानी चंद्रमा से जो गमन हो रही है, क्या उसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखा देगी वो कि किस तरीके की इंसान की पर्सनैलिटी होगी, किस तरीके का ऑरा होगा, या फिर ये सूर्य कुंडली से देखा जाएगा? ये चीज़ें लगन कुंडली से ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। ओके जब व्यक्ति का जन्म हुआ जी। उस समय जो लगन साइन राइज है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप देखते हैं। और जो कुंडली का फर्स्ट भाव है वो सेल्फ को दर्शाता है। सेकंड जो भाव है वो व्यक्ति के कुटुंब को, उसकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वो उसके समाज को, छोटे भाई बहन को और उसके एफर्ट, प्रयास को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का चौथा भाव व्यक्ति की मदर को, उसके घर को, उसके कंफर्ट जोन को दर्शाता है। कुंडली का पांचवा भाव व्यक्ति की नॉलेज को, उसकी एजुकेशन को, उसके बच्चों से संबंधित घटनाओं को दर्शाता है। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और उसके डेली रूटीन से संबंधित और जॉब के प्रारूप को प्रदर्शित करता है। कुंडली का जो सातवां भाव है वो व्यक्ति की मैरिज, उसके बिजनेस और उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का आठवां भाव अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को, एक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं एक व्यक्ति को बदलाव में प्रदर्शित करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो देती हैं, वो कुंडली के आठवें भाव से देखी जाती हैं। कुंडली का नौवां भाव व्यक्ति के पिता, उसके धर्म, उसकी नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हायर एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड है। उसमें जाता है। कुंडली का जो 10वां भाव है वो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को चिन्हित करता है कि एक व्यक्ति किस कार्य क्षेत्र में अपने आप को एक सही प्रारूप में सक्सेस कर पाता है। कुंडली का जो 11वां भाव है वो व्यक्ति की डिजायर को, उसके फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कुंडली का जो 12वां भाव है वो व्यक्ति के हॉस्पिटलाइजेशन को, एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। तो जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली के जितने भी ग्रह आपस में युति, कंजंक्शन जो बनी हुई है जी, उसी के अनुसार उसके जीवन में होल लाइफ
अपने अपने इवेंट का एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और इस घटना को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दशा सिस्टम की जरूरत होती है। लघु पाराशरी ज्योतिष में जो विंशोत्तरी महादशा है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 120 वर्ष होता है, तो उसी के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छा या बुरा समय है या जो भी घटनाएं हैं वो उसी टाइम निर्धारण के अनुसार कार्य करती हैं। 9 ग्रह, प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का आधिपत्य दिया गया है और उसी के अनुसार व्यक्ति के जो मन स्थिति है, जो क्रिया उसके व्यक्ति के जीवन में चल रही हैं, वो उससे जुड़ी हुई कार्य करती हैं। ये जो आपने विंशोत्तरी दशा की बात करी, इतनी पावरफुल है, इतनी इम्पैक्टफुल है कि आपके लाइफ के मेजर डिसीजंस उसमें से लिए जाएंगे? देखिए, जो विंशोत्तरी दशा है जी, वही एक व्यक्ति के जीवन को दशा और दिशा का निर्धारण करती है। जी, जब हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करते हैं तो उसका जो मेजर रिजल्ट है वो दशा पर आधारित होता है। ठीक है। इसमें हमारा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये जो इसके 5 पैरामीटर्स हैं, एक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम को चिन्हित करते हैं। तो ये सबसे पावरफुल टूल है। इसमें एक व्यक्ति की जो लगन कुंडली है, उसकी जो चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, उससे जुड़े हुए जितने भी योग हैं, उन सभी का रिजल्ट इसी से देखा जाता है। ठीक है मिस्टर वेदांत, बर्थ टाइम को लेकर भी बहुत सारे सवाल आए थे। क्या कुछ ऐसा है कि जो सुबह पैदा हुआ है या कुछ ऐसा है कि जो शाम को पैदा हुआ है, उन दोनों की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस रहेगा या हर टाइम ही इम्पोर्टेंट है? वर्तमान समय में आज का जो पंचांग है जी, वो 1 मिनट के बाद चेंज होगा। आज से पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि पंचांग रिपीट हो और भविष्य में भी नहीं होगा कि पंचांग रिपीट हो। लेकिन किसी व्यक्ति के इवनिंग या मॉर्निंग बर्थ से उसके किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू को एनालाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर मॉर्निंग की जो हमारी घटनाएं हैं सूर्य उदय से संबंधित है, तो सबसे पहले देखना होगा कि व्यक्ति की जो कुंडली है उसमें सूर्य की पोजीशन क्या है, सूर्य किस नक्षत्र में है, और जो हमारी षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, जिस कुंडली से जुड़ा हुआ व्यक्ति का क्वेश्चन है, उसी के अनुसार फिर उसे एनालाइज करना पड़ता है। ओके मिस्टर वेदांत, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दिन में 3:15 पे पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3:15 पे पैदा हुआ, लेकिन जब मैंने कुंडली चेक करी तो उसमें 3:22 था। अब ये जो 7-8 मिनट का डिफरेंस आया, या फॉर दैट मैटर जिनका सिर्फ 1 या 2 मिनट का डिफरेंस आता है, उससे क्या पूरी कुंडली चार्ट इम्पैक्ट हो जाता है? उससे पूरा चेंज हो जाता है। और अधिकतर केसों में तो 1 या 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जहाँ पे लगन कुंडली चेंज हो जाती है। ओके। एक व्यक्ति जो कि एक लंबे समय से अपने आप को वृश्चिक लगन का व्यक्ति मान रहा है और वो जिससे भी प्रेडिक्शन वगैरह करा रहा है, कुंडली एनालाइज करा रहा है, उसके जीवन में वो घटनाएं जुड़ी ही नहीं है। क्योंकि अगर हम उसे 2 या 3 मिनट आगे पीछे कर रहे हैं तो वो धनु लगन से संबंधित व्यक्ति है। तो इसमें ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो समय है। अगर इसमें टाइम राइट नहीं है तो सारी की सारी जो प्रेडिक्शंस हैं या जो वर्किंग है, जो रेमेडी है, वो उनका रिजल्ट जीरो ही है। जीरो मतलब अगर आपने 1-2 मिनट का भी इधर उधर किया। बट वेदांत जी, ये चीज़ तो, ये एरर तो मोस्ट ऑफ द इंसान के साथ होता ही है। किसी भी इंसान को शायद नहीं पता होगा कि उसका एग्जैक्ट टाइम क्या था। हाँ, देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। एक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के क्वेश्चंस करता है कि उसका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है या फिर चीज़ें सही नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले लगन कुंडली, उसके बाद दशा सिस्टम, और जो मेजर पहलू है यहाँ पे वो D10 चार्ट है, दशमांश कुंडली। उस व्यक्ति का अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जो भी टाइम बर्थ आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, वो उसके दशमांश कुंडली से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उस समय जो लगन उदय है दशमांश कुंडली में, उसकी समस्या उससे जुड़ी हुई जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन मैरिज के रिगार्डिंग या डिवोर्स वगैरह का जो क्वेश्चन होता है उससे होता है जुड़ा हुआ। तो ये सारी घटनाएं नवमांश कुंडली D9 चार्ट से देखी जाती है। सामने वाले का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो उसकी नवमांश कुंडली में ही इंक्लूड होता है। तो जब हम किसी भी कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं तो कई बार तो लगभग 20-30 मिनट आगे पीछे भी करके देखना पड़ता है। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में ज्योतिष में,
जब सारी चीज़ें मैच करना स्टार्ट हो जाती हैं, हालांकि इसमें बहुत एक लंबा समय देना पड़ता है चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए, उसके बाद फिर चीज़ें परफेक्ट वर्क करती हैं। परफेक्ट वर्क करते हैं। जी आपने मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बात करी है, ये करना पड़ता है? जी जी इतना BTR एक्यूरेट हो जाता है ये कि सही प्रेडिक्शन दे पाए? जी BTR एक मेजर पार्ट है ज्योतिष का, अदरवाइज आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे। और फिर इसमें जो हमारा सेकंड पहलू है वो पंचांग से जुड़ा हुआ है, जी। जिसमें हमारा तिथि, योग, वार, करण, चौकटिया, वो सारी जो इवेंट्स हैं लाइफ के, वो उनको निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति का विष कुंभ योग जन्म है, तो मानसिक रूप से अगर व्यक्ति परेशान है तो चंद्रमा के बाद फिर हम उस योग को ही एनालाइज करेंगे। ओके। अगर एक व्यक्ति घृति योग से संबंधित है तो व्यक्ति के अंदर जो इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, वो बहुत ही एक्सट्रीम देखने के लिए आपको मिल रही है, तो उसके साथ राहु ग्रह को जोड़कर देखना उसकी कुंडली के लिए अच्छा है। तो ये 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 27 योग, ये जो पैरामीटर है हमारा, इसको एनालाइज करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। मिस्टर वेदांत, आजकल दैनिक राशिफल चलता है जिसमें राशि के हिसाब से बताया जाता है। आजकल मूलांक सिस्टम बहुत फेमस चलने लगा है कि किस मूलांक के लोग कैसे होता है। लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि उनकी राशि भी सेम है, उनका मूलांक भी सेम है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? अभी जो हमारा फर्स्ट आंसर रहा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से, 2 ट्विंस बच्चे हैं, उनके बर्थ में भी आपको देखिए 1 या 2 मिनट 3 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम। और जब षोडश वर्ग कुंडली चेंज हो रही है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है, वो भी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। जो न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट इन फ्यूचर टाइम में ज़्यादा फेमस हो रहा है, 4 नंबर राहु, 8 नंबर शनि, 1 नंबर सूर्य, ये लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि बहुत कम समय में हमें अपने बारे में अच्छा सुनने के लिए मिलता है। ठीक है। और ये चीज़ें सभी को पसंद भी हैं। तो ये तो समय सीमा के हिसाब से चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। आप मानते हैं न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी एक बेस्ट कंसेप्ट है ज्योतिष का, और काफ़ी जगह इसको हम यूज भी करते हैं। चाहे किसी कंपनी लोगो का डिज़ाइन आपको बनाना हो, किसी कंपनी के नाम से संबंधित कोई भी घटना हो, और कई बार चाइल्ड बर्थ के इशू में भी होता है कि एक व्यक्ति को अपना मकान चेंज करने के लिए एडवाइस की जाती है, वहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट को देखा जाता है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, राहु, शनि, केतु, डराने वाली चीज़ें नहीं होती उसमें। मिस्टर वेदांत, आजकल जब हम दैनिक राशिफल देखते हैं तो उसमें कई बार बताया जाता है कि आपके विदेश यात्रा के योग हैं। हर दिन बताया जाता है। मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो जिंदगी में दूसरे स्टेट में नहीं गए, उनके विदेश यात्रा के योग कहाँ से आ गए? ज्योतिष में ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है जो राशिफल वाला कंसेप्ट है, क्योंकि लगभग 12 से 14 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो एक ही राशि की है, क्योंकि लगभग 150 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि 12 करोड़ लोगों के जीवन में एक घटना कंटिन्यू रहे, सभी चीजें सेम हो। कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग दुखी भी होंगे, किसी के जीवन में अच्छी कुछ चीजें हो रही होंगी, किसी के में डिस्टर्ब लाइफ हो रही होगी। तो वो सारी चीजें ज्योतिष का एक प्रारूप है भी नहीं। ठीक है। वो तो अपना टाइम और माइंड खराब करने वाली चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मतलब नहीं देखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। जी बिल्कुल। ठीक है। मिस्टर वेदांत, अगर हम बात करें रेमेडीज की, आजकल हर चीज में रेमेडीज आ गई है, क्या बिना रेमेडीज के एस्ट्रोलॉजी पॉसिबल नहीं है? जो रेमेडी है वो सेकेंडरी पार्ट है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी डिफिकल्ट टाइम फेज वो कर रहा है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर ये फील कराना जरूरी होता है कि ये जो समय है ये निकल जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि ये तो फिक्स है कि कोई भी जीवन में ना तो हमेशा चीज़ें अच्छी रहती हैं, ना ही खराब ही होती हैं। तो जब आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय करते हैं जी, तो एक मानसिक तौर पर जो रिलीफ मिलता है उससे कि अपने लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको जो मेडिसिन देते हैं तो आपसे कंसल्ट में बोलते हैं कि भाई आपको खट्टा नहीं खाना, आपको ठंडा नहीं खाना, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष है कि सामने वाले को अगर आप कोई टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं, किसी की मैरिज 3 वर्ष के बाद होनी है,
और तो 3 वर्ष तो बहुत लंबा टाइम है। एग्जैक्टली। तो उसे ये चीज़ फील भी तो होनी चाहिए कि भाई 3 वर्ष आप उस टेम्पल में जाइए या उस पूजा को कीजिए, तो एक मानसिक रिलीफ होगा उसे। तो इसलिए सेकेंडरी पार्ट है ज्योतिषीय उपाय या जो रेमेडी का कंसेप्ट है हमारा। जिसे हम प्रायोरिटी पे मानते हैं, जी और वो भी ऐसी ऐसी रेमेडीज पे वर्क करते हैं जो असल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। जी जी। वेदांत जी, मुझे एक बात बताइए, आज की जो जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजी को मानने लगी है, वो वास्तु कंसल्टेंट को घर पे बुलाती है, वो इन सारी चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी, इतनी सारी चीज़ों में जब मानती है, उसके बाद भी वो खुश नहीं है। हर किसी चीज़ के लिए आप एस्ट्रोलॉजी को ही ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति की डिजायर्स हैं, हाँ जी। अधिकतर केसों में वही उसके व्यक्तिगत जीवन को डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है। अभी क्या है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए, अपना नाम चेंज कर घड़ी लीजिए, चेंज कर लीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मतलब कुछ तो चीज़ें कार्य कर जाएँ। लेकिन देखिए एक इसमें क्या है कि एक व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, हाँ जी। वो कम सक्सेसफुल है इन प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जो व्यक्ति स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो खुश ज़्यादा है। क्योंकि एक व्यक्ति जो 12 घंटे 14 घंटे कार्य करता है, 20,000 रुपये उसकी अर्निंग है। एक व्यक्ति जो 20 मिनट कार्य करता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है। एग्जैक्टली, देयर आर पीपल लाइक तो दिस। इसमें ना तो घड़ी चेंज करने की जरूरत पड़ी हमें, इसमें सिर्फ जरूरत पड़ी अपने इंटेलिजेंस की कि Exactly. भाई आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसे ईमानदारी से कीजिए। जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी शिक्षा है, उसके पैरामीटर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसीलिए देते हैं कि जब व्यक्ति अपनी शिक्षा को पोस्टपोन या स्टॉप कर देता है, तो उसकी ग्रोथ कम और ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए तो ज्योतिष का यूज नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई भी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट करनी है, तो आपकी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। वेदांत जी, क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि ये इंसान क्रिमिनल बन सकता है, ये इंसान टेररिस्ट बन सकता है, या ये इंसान रेपिस्ट भी बन सकता है? देखिए ऐसा कोई भी कंसेप्ट ज्योतिष में नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन की जो क्रियाकलाप है वो हमेशा अच्छे या बुरे रहेंगे। और अधिकतर केसों में जो घटनाएं हैं वो सरकमटेंस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। कुछ केसों में इनोसेंट जो पीपल हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में पिसते हैं और समाज के दायरे में उन्हें एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा भी जाता है। ज्योतिष में एक बहुत अच्छी चीज़ है सर्वाष्टक बिंदु जी। तो इसमें एक कंसेप्ट बनता है कि किसी का बचपन खराब, ठीक है। किसी की जवानी खराब, ओके। किसी का गृहस्थ खराब, किसी का बुढ़ापा खराब। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें व्यक्ति को रिलीफ क्या मिलता है कि अधिकतर जो व्यक्ति स्टार्टिंग में दुख फेस कर लेता है, उसके आने वाले जो टाइम है वो थोड़ा सा सही उसे मिल जाता है। ठीक है। और सेकेंडरी चीज़ ये भी होती है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है तो वो दूसरे की दुख या तकलीफ का मजाक कम ही उड़ाता है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं बहुत एक अच्छे डायग्राम से बनाई हैं। नहीं तो लोगों को ईश्वर की और भगवान की ज़रूरत किसी की नहीं रहती। तो ज्योतिष में इन चीज़ों को एनालाइज करना कि किसी भी नेगेटिव इवेंट्स को आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में जोड़ें, वो थोड़ा सा सरकमटेंस पे ज़्यादा डिपेंड है, ना कि किसी की मनस्थिति पे। ठीक है। तो यानी इस तरीके से प्रेडिक्शंस नहीं दी जा सकती? गलत है, देना भी नहीं चाहिए। गलत है। वेदांत जी, अभी हुआ क्या कि 2 साल पहले करीबन एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे किसी जान पहचान के इंसान को ये बोला कि, और मुंह पे बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़राब कुंडली आज आपकी देखी है। मुझे समझ में ये नहीं आया कि एक एस्ट्रोलॉजर का काम कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्रोवाइड करने का भी है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर इतना मुंह पे, हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, अगर वो मुंह पे बोलता है कि आपकी कुंडली तो मैंने ज़िंदगी में सबसे ख़राब कुंडली देखी है, तो डोंट यू थिंक कि उस इंसान का मेंटल हेल्थ कितना इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज़ से? जो एस्ट्रोलॉजी है वो कुंडली का 8वां भाव है। ठीक है। अब आप जनरली देखिए जिस व्यक्ति के जीवन में पर्सनली 8th हाउस एक्टिवेट हो, वो तो आपको सबसे ज़्यादा स्वयं में ही डिस्टर्ब मिलेगा। That's true. तो एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनता, एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को चुनती है। तो ये चीज़ें कहनी किसी की कुंडली को देख के कि भाई आपका तो जीवन खराब है या कोई भी कंसेप्ट है, वो अपने आप में उनकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है।
लगभग 90% से ज़्यादा आप चीज़ों को देखिए कि एस्ट्रोलॉजर ही परेशान है। दैट्स वेरी ट्रू जी, तो एंड वेरी ऑनेस्ट ज्योतिष में देखिए सीधा सा कंसेप्ट है, कुंडली का जो 8वां भाव है वो आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से जुड़ा हुआ है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो जब अपनी ही पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, आप दूसरों को सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में पैसे की तंगी को फेस किया है, तो आप दूसरों को पैसे का महत्व समझा सकते हैं। दैट्स ट्रू अगर आपने अपनी व्यक्तिगत लाइफ में हेल्थ इश्यू से संबंधित चीज़ों को फेस किया है, तो आप हेल्थ से संबंधित एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपने एक सामाजिक क्रस जो होता है लाइफ का उसे फेस किया है, तो आप समाज के दायरे के बारे में दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं जो एडवाइस के तौर पर कार्य कर रही हैं, जब आपने फेस किया है तभी तो आप एक्सप्लेन करेंगे। एग्जैक्टली अब जिस व्यक्ति की शादी ही नहीं हुई और वो व्यक्ति दूसरे का तलाक कराए कि भाई लड़की में या लड़के में ये कमी है, ये अवगुण है, ये सारी चीजें हैं, तो ये तो सामने वाले को समझना चाहिए बिल्कुल कि ये आपको कितनी अच्छी एडवाइस कर सकता है जो आपका घर खराब कर रहा है, जिसका अपना ही कुछ नहीं है। तो ज्योतिष को इस तरीके से नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है वेदांत जी, एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, दैट्स टोटली योर विश। दो बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, वो आजकल लड़ाई कर रहे हैं। आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। और वो लड़ाई ऐसी है कि एक दूसरे के जेंडर पे चली गई है। वो फीमेल के अगेंस्ट बोलता है और वो मेल के अगेंस्ट बोलती है। इस लड़ाई को लेकर आपको नहीं लगता कि एक एस्ट्रोलॉजी पूरा एज अ सब्जेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, हर एस्ट्रोलॉजर बदनाम हो रहा है, या फिर इनको मजा आ रहा है? जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जिसमें हमारा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये ज्योतिष के कंसेप्ट से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो ब्राह्मण वाला कंसेप्ट है वो हमारा रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में आप कितना रिसर्च कर पाएंगे किसी भी घटना इवेंट से जोड़ करके। जो वैश्य वाला कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति जिसे भले ही कम नॉलेज हो लेकिन वो ज्योतिष को अच्छा व्यापार बना के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है। एक क्षत्रिय वाला कंसेप्ट है कि ज्योतिष के बारे में अगर किसी ने भी कुछ गलत बोला तो वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्सी को कर देते हैं। ठीक है। और जो फोर्थ पैरामीटर है वो इस तरीके से कार्य करता है कि अगर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है तो मेरे लिए वास्तु बेकार चीज़ है। अगर मैंने वास्तु सीखी हुई है तो वैदिक ज्योतिष बेकार है। और अगर मैंने वैदिक ज्योतिष सीखा हुआ है तो लाल किताब बेकार है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो बाई बर्थ मिली हुई हैं सभी को। अब जिसका जो कर्म है वो तो चीज़ें वो भोगेगा, नहीं, वो जीवन भर चलती रहेंगी। ठीक है। तो दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही हैं। उनमें से गलत कोई भी नहीं है। आप किसी के पक्ष में नहीं है? नहीं, वो दोनों अपनी जगह बिल्कुल राइट है। और ये हर प्रोफेशन में होता है। बिजनेस का कोई भी कंसेप्ट देखिए आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, क्रिटिसाइज तो आपको लोग वहाँ पे भी करेंगे। ये चीज़ें तो एक छोटे से क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाती हैं। सोशल मीडिया तो फिर भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। वेदांत जी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, चैट जीपीटी लोगों ने यूज़ करे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें एक माइक्रो सेकंड के अंदर आपकी पूरी कुंडली चार्ट दिखा दिया जाता है। पूरी एक पीडीएफ आ जाती है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम अब खत्म हो गया? साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों का सेम कंसेप्ट है। जब एक व्यक्ति बीमार होता है जी, और वो ज्योतिष के पास आए तो सबसे पहले हम उसे यही एडवाइस करेंगे कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, जो उसकी मेडिकल समरी है फिर हम उसे एनालाइज करेंगे। एक व्यक्ति 2 महीने से 6 महीने से 2 साल से बीमार है, फिर सेकेंडरी कंसेप्ट स्टार्ट होता है उसकी एस्ट्रोलॉजी, उसकी कुंडली, उसके बर्थ चार्ट का। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बीमार है और हम उनसे कहें कि ये उपाय कर लीजिए, ये रेमेडी कर लीजिए, आप सही हो जाएंगे। एआई वाला जो कंसेप्ट है वो साइंस मॉड्यूल है हमारा। मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज डायरेक्टली नहीं करता, पहले मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी सॉर्टेड। ठीक है। अभी क्या है कि आपने जैसा बोला कि भाई आपके पास राइट जन्म समय नहीं है, अपना बीटीआर नहीं है, और आप मान के चल रहे हैं कि आप 3:15 पे आपका जन्म हुआ है, और किसी ने फिर आपको कंसेप्ट दिया कि आपका 3:22 का जन्म है। ठीक है। एआई तो इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं करेगा। जो समय आप डाल देंगे उसके लिए वो चीज़ राइट है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज से जा रही है। ठीक है।
अब सेम वही कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति जिसका लगन तो धनु है और 50 लोगों ने प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि की हुई है, तो वो व्यक्ति किस वजह से परेशान है? क्योंकि जैसे ही उसकी BTR होगी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो सारी चीजें उसके व्यक्ति के जीवन को एक अच्छी दिशा और दशा प्रदान करेंगे। जो AI वाले कंसेप्ट में डेट ऑफ बर्थ के बाद सारी डिटेलिंग आ रही है, आप 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म निकालिए जो ये ऑनलाइन एप्स हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में डाल के आप पूछिए कि मेरा कैरियर से संबंधित फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है। 10 के 10 आपको डिफरेंट जवाब देंगे। कोई आपको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बताएगा, कोई बहुत बड़ा आपको बिजनेसमैन बताएगा, किसी ने बोल दिया कि आपकी तो लाइफ भर स्ट्रगल ही रहना है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? मतलब 10 प्लेटफॉर्म AI के ही तो हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल है। हर किसी एप्लीकेशन ने अपने आप को उसमें मर्ज किया हुआ है, और जब 10 अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे, 10 अलग अलग जगह आप उसके रिचार्ज भी कराएंगे, कूपन पैसे भी खर्च करेंगे, ठीक है, तो एक समय के बाद आपका ज्योतिष से विश्वास कम और खत्म दोनों ही हो जाना है। तो मेरे हिसाब से तो इन फ्यूचर हमें ये सोचना ही नहीं है कि भाई AI इस काम को करेगा। AI थोड़ी ना रिसर्च करके बैठा है। जो हजारों साल पुराने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, नक्षत्र की जो सीरीज है उसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के 108 संवाद हैं। तो जब भी कोई घटना जुड़ी हुई होती है विंशोत्तरी दशा से, तो सबसे पहले हम उसी को तो एनालाइज करते हैं। AI थोड़ी ना बताता है उसे कि भाई आप यहाँ से ये सारी चीजें कर लीजिए। हालांकि काफी क्षेत्र में AI का काफी बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन ज्योतिष के कंसेप्ट में काम करेगा ये थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं करेगा? नहीं है चीज। वेदांत जी, लेकिन बात ये भी है ना कि इंसान को जब एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट करते हैं तो हर एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग प्रिडिक्ट भी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि आप IAS बन जाओगे, कोई कहता है कि आप तो इसी फील्ड में अच्छे हैं, और कोई कहता है आपको कुछ भी नहीं होगा। तो AI वाला ही तो हो गया ना सेम। जब आपका जन्म होता है जी, तो जो 12 भाव हैं वो फिक्स हैं आपके। 12 राशियों के अंदर जो सर्वाष्टक बिंदु के अंक आपको मिले हुए हैं, जब प्रत्येक ग्रह से हम उसको जोड़ते हैं, जैसे चंद्रमा से हम उसे इंक्लूड करते हैं जी, 9th हाउस में आपके सर्वाष्टक बिंदु के अंक सबसे अधिक हैं, तो आपका जो मन है वो बाय प्रोफेशन आपको अट्रैक्ट करेगा। और जो गाइडेंस है वो किस तरीके से मिलेगी? सपोज कीजिए वहाँ पे केतु विराजमान है, तो आपके सबसे बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपके बारे में प्रेडिक्ट करके गए हैं वो आपके नाना जी हैं। अगर वहाँ पे राहु विराजमान है तो आपके दादाजी ने आपके बारे में कुछ अच्छा ही प्लान किया हुआ है, या जो उनकी प्रेडिक्शन है वो कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से ही हो रही है। किसी के लिए उसका गुरु उसकी मदर होती है, किसी के लिए फादर है, किसी के लिए छोटा भाई या छोटी बहन है, कोई फ्रेंड सर्कल का बंदा होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना एस्ट्रोलॉजी वाला, ये इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा बूम बना हुआ है कि एक व्यक्ति को लगता है कि कार्य कम करना पड़े, रिजल्ट ज्यादा आ जाए। एग्जैक्टली। तो इसीलिए फिर वो घड़ी वाला सिस्टम, नंबर वाला सिस्टम, या फिर कार्ड वाला, आधार कार्ड पे भी आ गए अब। वो देखिए जब कोई चीज अपने पूरे प्रारूप पे है ना, हाँ जी, तो उसका रिजल्ट तो बहुत बड़े लेवल पर देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है। वेदांत जी, आजकल कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, हर इंसान को एक सपना दिखाए जा रहे हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आते हैं आप लाखों कमा लेंगे, 1 महीने में करोड़ों भी कमा सकते हैं अगर आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन गए तो। क्या कुंडली, क्या ज्योतिष आपको खुद चुनती है, या फिर इंसान पैसों के चक्कर में पागल हो गया है कि ज्योतिष कर लेता है? नहीं, देखिए जो फिलहाल वर्तमान सिनेरियो बना हुआ है, ज्योतिष एक काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस बना हुआ है। तो मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि भाई आप इस फील्ड में मत आओ। ओके। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने से आपके जीवन की काफ़ी सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं, आप एक अच्छा फाइनेंस जो है ना कमा पा रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक हर किसी के थॉट प्रोसेस से है। ठीक है। कई बार लोगों में डॉक्टर बनने का क्रेज रहता है, कई बार इंजीनियर का, तो एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी अच्छी चीज़ ठीक है, है। आप जो बने लेकिन आप एथिकली सही रहें, है ना, आप गलत चीज़ ना परोसें एटलीस्ट। जी। अगर हम दशा और अंतरदशा की बात करें, आपकी लाइफ के जो मेजर इंसिडेंट है, फॉर एग्जांपल जॉब की बात करें, शादी की बात करें, एक्सीडेंट की बात करें, क्या ये चीज़ दर्शाती है आपकी दशा और अंतरदशा? गुरु बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा होती है। ठीक है। जो महादशा है वो व्यक्ति को एक प्रारूप में कन्वर्ट करती है। गुरु बृहस्पति जिस राशि में जिस भाव में विराजमान है,
जिस नक्षत्र में और नक्षत्र चरण में विराजमान है, हम्म, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के जो 16 वर्ष हैं वो निर्धारित हैं। हम्म, अब इस महादशा के बाद जो सेकेंडरी चीज है वो है हमारा अंतरदशा का कंसेप्ट। कोई दशा 2 वर्ष के लिए है, कोई 3 वर्ष के लिए, कोई 18 महीने के लिए, कोई 17। तो सभी का राहु मंगल सूर्य चंद्र अलग अलग टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। तो जो गुरु बृहस्पति के साथ अन्य ग्रह की युति बनी हुई है, उसका रिजल्ट भी ऐसा ही जीवन में देखने के लिए मिलता है। इसमें जो 6, 8, 12 भाव हैं, जब भी अंतरदशा उन ग्रहों से संबंधित जुड़कर व्यक्तिगत जीवन में आती है, तो वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए अधिक मिलता है। क्योंकि एक तरफ तो उनका जो पहलू है वो एक नेगेटिव सेंस में ज़्यादा रिप्रेजेंट है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक व्यक्ति के डेली रूटीन वाली चीज़ है, उसमें अपने आप को कन्वर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ग्रह अपना पूरा प्रभाव, पूरा जो रिजल्ट है जी, वो उस दशा और अंतरदशा के सीक्वेंस से जोड़कर ही बदलाव के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन में रखता है व्यक्ति को। ओह माय गॉड, ओके। जी। मिस्टर वेदांत, हर इंसान बताता है कि अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, आप चंद्रमा को देखिए, और आप 2, 3, 4 रेमेडी बताता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे जो नित्य कर्म हैं, यानी कि जो डेली रूटीन है, हमें उसमें से ही करना चाहिए, हमें अपने मदर के साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी करनी चाहिए? ये चीज़ कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बताता? दोनों जो चीज़ें हैं, मदर फादर की रिस्पेक्ट या जो चांदी का पानी पीने वाला कंसेप्ट है, ये दोनों ही राइट हैं अपने आप में। ये चीज़ें, अब सपोज कीजिए कि कई बार बच्चे गलत नहीं होते, मदर की तरफ से ही थोड़ा उनका व्यवहार ऐसा है कि चीज़ें नहीं हो पा रही, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा कि भी चंद्रमा खराब है, जिस वजह से आप डिप्रेशन वगैरह फेस कर रहे हैं या मानसिक असंतुलन जीवन में बना हुआ है। तो सेकेंडरी चीज़ को फुलफिल करने के लिए उन्होंने आपको एडवाइस की है कि आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मदर को बदल दीजिए आप। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं। हर किसी के लिए सभी पैरामीटर सेम नहीं हो सकते, इसलिए तो अल्टरनेट को चुनते हैं हम। तो दोनों चीज़ें कार्य करती हैं। कई बार चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना ज़रूरी होता है जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें कोई आपको गलत एडवाइस कर रहा है। आपके सरकमटेंस को, आपकी परिस्थिति को समझकर ही सामने वाले ने कुछ ना कुछ कहा होगा। ऐसा नहीं है कि सभी को चांदी के गिलास में पानी पीने से उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा या खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। वो आपके अपनी घटनाओं से जुड़ा होना जरूरी है कि आप किस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, तो उसी का रिजल्ट फिर आपको अच्छा मिलता है। ठीक है। ऐसा कहते हैं जब बृहस्पति कमज़ोर होता है तो पीला टीका लगा लो, और 2, 3, 4 रेमेडी बताते हैं, लेकिन आपने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करी। क्या फ़ायदा आपका फिर? बृहस्पति तो कमज़ोर होगा ही होगा। एक घटना है जिसमें एक गुरु जो कि बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए, और जो उसके शिष्य हैं वो उस पैसे को लेकर के भाग जाते हैं। नेक्स्ट बर्थ में वो जो गुरु है वो उनका बेटा बन के पैदा होता है, और एक बीमारी के कारण जितना भी घर का जो धन है, जो संपत्ति है, वो सभी उसके बीमारी में खर्च हो जाती है। तो लास्ट टाइम जो होता है बच्चे का, उस समय वो गुरु उन्हें बताता है कि भाई मेरा ये पीछे का बचा हुआ था, इसे बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे आया। व्यक्ति का जीवन सिर्फ एक किरदार है, चाहे उसकी पारिवारिक समझ, पारिवारिक कोई भी जो जीवन की घटनाएं हैं, वो अधिकतर केसों में बाय बर्थ चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसमें जो गुरु के सही या गलत होने या पीले टीके लगाने वाली बात है, गुरु बृहस्पति दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या आपके सहम बिंदु कहीं पे भी एक्टिवेशन में है, आपका किसी भी धार्मिक स्थान की तरफ जाना, पूजा पद्धति को अपनाना, ये एक स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूजा अर्चना करना पसंद नहीं है, तो इसमें सही और गलत वाला कोई प्रारूप नहीं है कि गुरु बृहस्पति खराब है इसलिए ऐसा चीजें हो रही हैं। 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। ठीक है। मेजर सिर्फ
इसमें ये चीज़ समझनी जरूरी है कि जो व्यक्तिगत लाइफ की समस्या है, प्रकृति कोई ना कोई इंडिकेशन ऐसा देती है कि हमें वहाँ से समाधान मिले, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप में बदलाव जरूरी है। जब हम बिल्कुल ही मूड बन जाते हैं तो समस्या बहुत बड़ी बन जाती है व्यक्तिगत जीवन में। काफ़ी सारे जो कुंडली के योग हैं, वैशी योग है जी। विपरीत याज योग है, अमला योग है, शुनफा योग है, पर्वत योग है, सस योग है, विषकुंभ योग है, ये बाई बर्थ ही तो इंक्लूड है व्यक्तिगत जीवन में। किसी को उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कोई उस रिजल्ट से परेशान है। तो उस कंसेप्ट में ज्योतिष की या एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो ये समस्याएं हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा किस प्रकार से एफर्ट करके उसे सही कर सकते हैं। ये चीज़ें समझनी जरूरी है। ठीक है वेदांत जी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिसर सस्पेंड होता है तो उसके प्लैनेट्स पोजीशन में कुछ दिक्कत आई है या फिर वो सच में करप्ट था? अब इसमें दो चीज़ें आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इसको अपनी सर्विस में 50 ट्रांसफर्स मिले हैं। अशोक खेमका जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। काफ़ी हैं ऐसे, काफ़ी हैं। तो अब आप उन्हें करप्ट तो नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। तो अब वही सारी चीज़ें हैं सरकमटेंस। एक पावरफुल व्यक्ति है और उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या है जी, वो आपको एक ही दिन में रोड पे ला सकता है। exactly. आप भले ही कुछ भी गलत ना हो किसी भी तरीके से ना, आप पे कितने भी लिटिगेशंस लगवा सकते हैं, कितनी भी इंक्वायरी हो सकती हैं, जेल भी पहुंचा सकते हैं। तो पूरी लाइफ निकल जाएगी आपको अपने आप को सही साबित करने के बाद। अब 20 साल बाद आप इनोसेंट हो भी गए तो वो 20 साल तो वापस नहीं आएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि ये व्यक्ति इस जॉब में आके रिश्वत लेगा या नहीं लेगा। वो तो हमारे व्यक्तिगत विचार के ऊपर ही चीजें चलेंगी। कई बार कुछ चीजें सही या गलत जो हैं वो हमारी घटनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। तो वहां पे फिर थोड़ा सा ईश्वर को भी समझना पड़ता है। वेदांत जी, ऐसा कहते हैं कि अगर आप कुछ रिलीजियस श्राइन पर जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कामाख्या देवी की बात करूं या फिर जम्मू में माता के दरबार की बात करूं, तो अगर आप ऐसे रिलीजियस श्राइन पे जाते हैं तो आपके प्लैनेट्स इंपैक्ट होते हैं और चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ सच? D27 चार्ट है हमारा षोडश वर्ग कुंडलियों में। उसकी जो लगन की डिग्री है 0 से लेके 365 के बीच में, तो 3 डिग्री और 20 मिनट पे एक माता के सिद्धपीठ को इंक्लूड किया गया है। कुछ वहाँ पे रिपीटेशन भी है। अब सपोज कीजिए कि आप वृषभ लगन के व्यक्ति हैं जी, तो अब जो आपका 12th हाउस है, 12वां भाव, वहाँ पे मेष राशि है और मेष राशि में आप देखिए रामेश्वरम द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है वो वहाँ पे विराजमान है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि आपने अपने उस भाव को पॉजिटिव वे में यूज किया है। लेकिन वहीं पे आपकी वर्किंग अष्टम भाव से जुड़ी हुई है और आपने 8th और 12th को इंक्लूड कर दिया। आपने कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों को 100-200 करोड़ की शेयर मार्केट लॉस फेस करने पड़े। एग्जैक्टली, यस। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो इसी इवेंट से जुड़ी हुई होती हैं। ज्योतिष में जो रेमेडी है वो बैकफायर सबसे ज़्यादा करती है। पर्सनल क्लाइंटेशन में कई बार देखा कि कुछ लोगों ने अपने नाम चेंज किए, कुछ ने अपने मोबाइल चेंज किए। पहले परेशानी थी 5% कि भाई काम अच्छा नहीं चल रहा, और लगभग 2-3 साल के बाद जब वो हमारे पास आए तो पता चला कि भाई किसी पे 120 करोड़ रुपए का कर्ज है, ओह माय गॉड, किसी पे 3 करोड़ रुपए का कर्ज है, सैड, किसी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो चुकी है और वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। तो इन चीज़ों को करने से पहले मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से सोचना ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें जो नाम चेंजिंग है, मोबाइल चेंजिंग है या जो भी रेमेडी है, मेजर पार्ट वो छेड़ना चाहिए। सबसे अच्छा जो ज्योतिष उपाय है वो ईश्वर में श्रद्धा और उसकी पूजा। वेरी गुड। आप किसी को भी मानते हो, किसी भी मेल फीमेल किसी भी प्रारूप को, माता को माने, हनुमान जी को, भोले बाबा को, अगर आप उनके नित्य क्रियाक्रम में शामिल हैं वही अपने आप रास्ता निकाल देंगे। Exactly. कहीं जाने की जरूरत नहीं।
वेदांत जी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने नेम करेक्शन भी कर लिया, किसी ने घड़ी भी बदल ली मेरी तरह, किसी ने बाकी सारी चीज़ों में भी कर लिया, उसके बाद भी वास्तु कंसल्टेंट को बुला लिया, घर पे पिरामिड लगा दिया और ना जाने क्या क्या चीज़ें कर ली, उसके बाद भी अगर चीज़ें वर्क नहीं करती तो एस्ट्रोलॉजर बहुत फैंसी तरीके से कह देते हैं ये तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। अगर आपको कुछ नहीं मिला, आपने बोल दिया पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, तो एक एस्ट्रोलॉजर का तो कुछ और रोल होना चाहिए था। देखिए, एक थोड़ा सा सेल्फ में भी तो कुछ बचाना पड़ता है ना एस्ट्रोलॉजर को। उन्हें देखिए वही चीज़ें आती ना। अभी तो उन्होंने बोला कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा है। हाँ जी। ये तो अच्छी बात, उन्होंने नहीं बोला कि भाई आपके दादाजी की वजह से है, आपके नाना जी की वजह से है, मदर फादर की वजह से जी। है। तो उनके पास अपने आप को सही रखने के लिए और आपको गलत साबित करने के लिए सैकड़ों ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि वास्तु सही नहीं हुआ, ये मेरी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं हो पाई। अधिकतर जो ज्योतिष में प्रॉब्लम्स है वो यही है कि जो कैलकुलेशन ना हो पाना। अभी क्या है कि आपका मैथ 0 है और आप बहुत बड़े अपने आप को ज्योतिष आचार्य बता रहे हैं। आप बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को ना वास्तु कंसल्टेंट बता रहे हैं। जो हमारा मैपिंग का ग्रिड है ना, 97% लोगों पे करना नहीं आता। 97% जो लोग हैं उन पे ग्रिड सिस्टम करना नहीं आता। आप देखिए, आर्किटेक्ट का जो कोर्स है वो 3 साल का है जी। उसके बाद 3 साल बंदा इंटर्नशिप करता है किसी के अंदर। 6 साल के बाद उसे पता होता है कि ये इसकी लंबाई चौड़ाई है और इस हिसाब से इसकी मेजरमेंट होकर ये कंस्ट्रक्शन इसकी करानी है। और आप 3 दिन का 5 दिन का वास्तु का कोर्स करते हैं और सामने नाम के सामने बिल्कुल लिख दिया जाता है एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आचार्य भी नाम आ जाता है। वो तो फेमस अब तो, हालांकि तनेजा जी ने काफी डॉक्टर्स का भी हटा दिया बिल्कुल जी। नहीं तो पहले तो डॉक्टर भी लिखना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने ना। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है ज्योतिष वाले कंसेप्ट में ना, कि अगर आप 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष देते हैं तो धीरे धीरे करके जो इसकी 3-4 शाखाएं इसके पार्ट हैं वो उन्हें सीखते हैं। देन उसके बाद फिर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन 2 दिन 5 दिन या इस तरीके से चीजें करने से ज्योतिष में फिर परेशानी फेस करनी पड़ रही है। ये चीजें हैं। वेदांत जी, एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, ये जो राहु केतु हैं ये फिजिकल प्लैनेट तो नहीं है, एक्चुअल प्लैनेट तो हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, उसके बाद भी एस्ट्रोलॉजी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हमारे पंच तत्व हैं जी, वो 5 ग्रहों से जुड़े हुए हैं जी। सूर्य और चंद्रमा ये विजुअल हैं, दोनों को व्यक्ति आंखों से देखता है। राहु केतु जो ग्रह हैं वो छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति के जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, अभी जैसे कि मंगल है वो हमारे ब्लड का कारक है, तो डीएनए से मिलता है एक व्यक्ति को। लेकिन एक सरकमटेंस ऐसा आता है, साइंस भी बोलती है कि लगभग इतने पीढ़ी के बाद डीएनए में चीजें वाइब्रेट होती हैं। ठीक है। यही सारी चीजें व्यक्तिगत जो कर्म क्रियाकलाप हैं, उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, भाव भावना, उसके विचार हैं, इनको भी इम्पैक्ट करती हैं। तो राहु केतु जो ग्रह हैं, जिस राशि में जिस भाव में विराजमान होते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके डिस्पोजिटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। सपोज कीजिए कि मकर और कुंभ जो राशि है वो शनि ग्रह के अधिपत्य में शामिल है, वहां पे राहु विराजमान है। तो जो शनि है वो हमारे कर्म कारक हैं। ठीक है। D10 चार्ट में अगर उनकी पोजीशन थोड़ा डिस्टर्ब है तो व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी वो जॉब या कार्य कर रहा है उसमें बदलाव देखने के लिए बहुत मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति जिसकी 55-60 वर्ष उम्र है, वो आपको बताता है कि उसने रेस्टोरेंट का काम भी किया, उसने पार्किंग का कार्य भी किया है, उसने वाटर से संबंधित कार्य किया, उसने कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी किया। उसने पूरी लाइफ जीवन में बहुत संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उस कंसेप्ट में फिर राहु और केतु को एनालाइजेशन में यूज किया जाता है। अच्छा या बुरा नहीं है, चीजें 9 के 9 ग्रहों की सभी बेस्ट। वेदांत जी, बहुत सारे सवाल चार्ट्स को लेकर भी आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम चार्ट वाले चीज़ों पे भी थोड़ा डिस्कशन करें, सो दैट ऑडियंस को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कैसे चार्ट वर्क करते हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी ऑडियंस को? नहीं, सबसे बेस्ट तो यही है कि ज्योतिष को ज्योतिष ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वेदांत जी, अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है सर। ओके। पर्सनल कंसल्टेशन में नीचे आपको टिकर पर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वेदांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। कोशिश करेंगे हम कि आप दोबारा से जल्दी आएँ और दोबारा से डिस्कशन करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड दिस वाज अ पॉडकास्ट। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।